हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 की। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका एक जो आपका वेग था वो रह गया था अभी, जो आपका आरंभिक वेग है, जो इनिशियल वेग है, इसकी बात करेंगे। फिर हम आपकी बात करेंगे किसके बीच में, रिएक्शन के रेट और स्टाइकियोमेट्री के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आरंभिक वेग किसे कहेंगे। आरंभिक का मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई आपकी, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी जब टाइम बराबर क्या हो 0 सेकंड, तो वहां पर जो आपका रेट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक का जो अभी आरंभिक वेग है उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख रखी है, क्या लिख रखी है कि t बराबर 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है भाई, आरंभिक वेग। रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है जब, है ना, जब t बराबर क्या हो 0 सेकंड हो। ठीक है, अब यहां पर हमने एक ग्राफ बना रखा है किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के वर्सेस हमने क्या बना रखा है, ग्राफ बना रखा है। ठीक है ना, रिएक्टेंट की आपकी कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हो। तो आपको पता है समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें टाइम बराबर 0 सेकंड पर क्या निकालना है भाई, आरंभिक वेग निकालना है। तो आपको पता है टाइम बराबर 0 कहां होगा, इस पॉइंट पर होगा भाई, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, टाइम बराबर 0 होगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमें रेट कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, हम इस ग्राफ में क्या है ना, एक स्लोप ड्रॉ कर देंगे, एक ढाल का हम एक स्पर्श रेखा को यहां पर खींचेंगे। ठीक है, उससे हम क्या निकाल लेंगे भाई, स्लोप निकाल लेंगे, ढाल निकाल लेंगे, और जो स्लोप का मान है वही किसके बराबर होगा, आपका इनिशियल रेट के बराबर होगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, फिर एक स्पर्श लाइन बनाएंगे t बराबर 0 पर, और वहां से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और वो स्लोप का मान जो tan थीटा आएगा, यानी ये जो ढाल निकल के आएगी आपकी, ये जो स्लोप या मैं कहूं ढाल, और ढाल किसके बराबर होती है, टेंजेंट के बराबर। और आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx। तो आपको पता है y एक्सिस पर क्या है, डेल c, और x एक्सिस पर क्या है आपका डेल t। ठीक है, और कंसंट्रेशन आपकी घट रही है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी जो आरंभिक वेग है वो ढाल स्लोप के बराबर आएगा, tan थीटा के बराबर आएगा, और ये किसके बराबर है, माइनस dc अपॉन डेल टी। ठीक है ना, डेल c अपॉन डेल टी। यहां पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी घट रही है। ठीक है ना, इस चीज को आप लिख लो, फिर आगे की बात बताता हूं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब अगली हेडिंग देखना। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, जनरली आपको पूछा नहीं जाता है ऐसे आरंभिक वेग वगैरह क्या है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनता है, देखो अब जो अगला जो आपके लिए मैं टॉपिक लिखवाने वाला हूं वहां से आपको न्यूमेरिकल भाई छोटा मोटा 1 नंबर का बन सकता है। ठीक है, देखना 2 नंबर तक का भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, 1 नंबर का तो बन ही बन सकता है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, देखो टॉपिक क्या है अगला अपन का, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग एवं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय संबंध। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन देखना भाई। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन rate of reaction and stoichiometry। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, जो आप रिएक्शन लिखते हो जब मोल्स की फॉर्म में जिसको लगाते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं। ठीक है, देखना इसको भाई। देखो अब मैं आपको अगर एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके इस चीज को समझाऊं तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। एक रिएक्शन देखो, सिंपल सी एक रिएक्शन है आपका A, और A आपका प्रोडक्ट बना रहा है क्या, B। ठीक है, तो यहां पर आपकी 2 कंडीशन निकल के आती हैं। पहली कंडीशन कौन सी होगी, जब आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित हो, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब आपके जो स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं वो अलग अलग हो। तो मैं आपको दोनों कंडीशन को बता देता हूं। यहां तो आपको पता है अभिक्रिया संतुलित है, यानी यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो रस समीकरण मिति गुणांक है, वो कैसे हैं भाई, यहां पर सेम है, समान है। और एक रिएक्शन में आपको और ले लेता हूं जिससे मैं आपके जो रस समीकरण मिति जो गुणांक है, यानी जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी है आपकी, जिसमें आपकी कोफिशिएंट अलग अलग है। जैसे मैंने ले लिया 3A और ये बना रहा है आपका 5B, तो आपको पता है यहां पर गुणांक कैसे हो गए, अलग अलग, इसके 3 हो गए, इसके 5 हो गए। और यहां पर आपने देखोगे तो गुणांक इसके कैसे है, समान है, यहां भी 1 है और उस जगह भी कितना है, 1 है।
यहां जो आपके गुणांक है इनको भी लिख लो। तो स्टोइक्योमेट्रिक यहां पर जो कोफिशिएंट है, जो रस समीकरण मिति गुणांक है, वो यहां पर कैसे हैं भाई? असमान है। ठीक है, समझना, पहले स्टेटमेंट सुनना। ठीक है, जब हमारी रिएक्शन संतुलित हो, जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो? संतुलित हो, तो वहां पर जो आपकी अभिक्रिया का वेग है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए समान आएगा। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट दोबारा से सुनो कि जब आपकी अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित का मतलब आपके जो कोफिशिएंट है वो कैसे है? समान है। ठीक है ना, जो आपके रस समीकरण मिति जो गुणांक है, जैसे यहां पर भी एक है और यहां पर भी कितना है? एक है। तो जब आपके इस रस समीकरण मिति गुणांक समान है तो जो अभिकारक का जो वेग आएगा वो ही वेग किसका आएगा? उत्पाद का आएगा। लेकिन जब आपके रस समीकरण मिति गुणांक समान नहीं है तो इनको समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जब अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो उसमें इस रस समीकरण मिति का क्या लगा देते हैं? हम भाग लगा देते हैं। ठीक है ना, जिससे बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। एक बार समझ लें फिर मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है अपन, अगर इसके लिए अपन रेट निकालें तो अपन दो कंडीशन लेते हैं भाई। हम इक्विलिब्रियम में 11वीं क्लास में इसी तरीके से पढ़ते थे कि एक बार t बराबर 0 पर क्या होगा? तो t बराबर 0 पर क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन A0 होगी। और अभी रिएक्शन चालू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी होगी? 0 होगी। अब मैं दूसरे में कुछ टाइम ले लेता हूं, t2 बराबर t ले लिया भाई। ये t1 मान लो, इसको t2 मान लो। t2 बराबर t टाइम ले लिया, यानी 10 सेकंड 5 सेकंड कोई भी t टाइम हमने ले लिया। ठीक है, तो अब A की जो कंसंट्रेशन बची है वो कितनी होगी? 80। भाई कुछ कंसंट्रेशन तो आपकी, कुछ तो इसने प्रोडक्ट बना लिया होगा ना, तो कुछ कंसंट्रेशन में इसके क्या आई होगी? एक एक कंसंट्रेशन में कमी आई होगी। तो इसके कंसंट्रेशन में कमी कितनी आई होगी? इसके कंसंट्रेशन में कमी आई होगी A0 माइनस x के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहां जो आपका B बना है वो हमने मान लिया B कितना बना है? x। तो AT में कितना बचा भाई? A0 माइनस x। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो यहां पर जो ट्रांसफर हो रहा है ना भाई, वो मोल्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। कि मैं अगर कहूं कि A के 1 मोल से B का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि यहां जो AT बचेगा, यहां आपके कितने मोल घटेंगे? 1 मोल घटेगा। ठीक है, अगर यहां पर मैं कहूं कि 2 मोल आपका बना रहा है 1 मोल, तो आप क्या कहोगे कि जो कंसंट्रेशन में से जो घटा था, जो A0 में से घटेगा, वो कितना घटेगा भाई? 2x घटेगा। समझ गए? अगर मैं इस रिएक्शन में कहूं कि 3 मोल से 5 मोल बन रहे हैं, तो यहां पे अगर मैं 80 टाइम पर देखूं तो यहां पर 5x बनेंगे, क्योंकि 3 मोल से कितने बन रहे हैं? 5 मोल बन रहे हैं। तो यहां घटेगा कितना? यहां घटेगा आपका 3x। समझ रहे हो बात? अरे भाई 3 मोल से 5 मोल बना रहा है, इसी के लिए ये बात लिखता हूं मैं। देखो t बराबर 0 और t1 a टाइम ले लिया, ये t2 टाइम पर हमने ले लिया कुछ टाइम t सेकंड ले लिया हमने। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? A0। अभी प्रोडक्ट कुछ भी बना नहीं। अब एट टाइम t पर हम देख रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन हो गई 80। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 80 जो कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली कम होगी किससे? A0 से, क्योंकि टाइम t पर कुछ तो आपका रिएक्टेंट किसमें चला गया होगा? प्रोडक्ट में। तो यहां तो कमी आएगी। कमी कितनी आएगी? अरे जैसे मैं कहूं आपके पास 100 ग्राम प्रोडक्ट है, आपका 60 ग्राम बन गया, तो बचेगा कितना भाई? 100 में से 60 घटा दो, 40 बचेगा। तो वही हालत के इतना आपका था, इतना आपका बन गया, तो उसको घटा देंगे। अब यहां पर आपको पता है कि यहां पर अगर मैं माइनस x करूंगा तो आपको पता है इसके 3 मोल से इसके 5 मोल बन रहे हैं, तो इसके कितने मोल गए होंगे भाई? 3 मोल गए होंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे? माइनस 3x करोगे। लेकिन इसके कितने मोल बने होंगे? इसके 5x मोल बने होंगे। समझ में आई बात? इसके 3 से इसके 5 बन रहे हैं, तो इसमें से कितने घटाओगे? 3x। यहां जितने मोल होंगे उसको नीचे लिख दोगे। सिंपल सी बात। जितने मोल आपको इधर दे रखे हैं उसको यहां पे घटाना है, जितने मोल्स आपको इधर दे रखे हैं उतने यहां पर आपको x के आगे मल्टीप्लाई उसका कर देना है। ये बात आप अपनी माइंड में रखोगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए निकालूं, इसके लिए अगर मैं रेट निकालूं तो रेट क्या लिखूंगा मैं इसके लिए? देखो रेट क्या लिखूंगा, देखना, माइनस डेल ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही लिखूंगा। और प्रोडक्ट के लिए आपको पता है क्या लिखूंगा? प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यही लिखूंगा। भाई कंसंट्रेशन में चेंज कितना है और इसमें टाइम कितना लगा है, यही लिखते हैं हम। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, माइनस साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, प्लस साइन लगाते हैं। इस प्लस माइनस का एक और यूज है, चलो मैं अभी लगाता नहीं हूं, आपको बताता हूं थोड़ा आगे। ठीक है ना, अभी प्लस माइनस कुछ नहीं लगाए। अब यहां देखो, डेल ए को मैं अपन क्या लिख सकते हैं? डेल ए को अपन क्या लिख सकते हैं? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल क्या थी हमारी? 80। फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी हमारी? 80 थी। इनिशियल क्या थी हमारी? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारी? A0 थी। ये हमने लिख दिया। और डेल्टा टी को लिखें तो T2 माइनस T1, यानी आपको पता है T2 तो कितना है? T,
और T1 कितना है 0, तो T में से मैं 0 घटाऊंगा तो ओवरऑल क्या बचेगा, T बचेगा, तो यहां मैं डायरेक्ट T लिख देता हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसमें मैं देखूं तो डेल्टा बी का मतलब क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कितनी है x, इनिशियल कितनी है 0, तो x में से 0 घटाऊंगा, ओवरऑल कितनी बचेगी, x बचेगी, ठीक है। डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1, तो T में से वही 0 घटाया तो नीचे कितनी बचेगी, T बचेगी। अब यहां मुझे पता है AT की वैल्यू कितनी है, A0 माइनस एक्स, तो मैं यहां रख सकता हूं A0 माइनस एक्स माइनस A0 अपॉन T। इधर क्या रखूंगा मैं, x अपॉन टी। आपको पता है प्लस के A0 से माइनस का A0 कट जाएगा, तो यहां आपको पता है क्या आया, माइनस एक्स अपॉन टी, और यहां पर क्या आया, x अपॉन टी। अब यहां एक बात समझने वाली यह है कि कोई भी अभिक्रिया का वेग कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है ना भाई। अरे नेगेटिव में कैसे आ सकती है, आपकी स्पीड या तो 0 हो सकती है या कुछ ना कुछ होगी। गाड़ी आप चला रहे हो, आपने एक्सीलेटर मारा, स्पीड आपकी ज्यादा हो गई, आपको कहीं ब्रेक लगाना हुआ, आपने एक्सीलेटर कम किया, आपकी स्पीड कम हो गई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप गाड़ी को रोक लोगे, तो कुल मिला के स्पीड आपकी कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर हमने देखा तो रेट किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम ब्रैकेट के बाहर क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम ब्रैकेट के बाहर क्या लगाते हैं भाई, नेगेटिव लगाते हैं। तो आगे नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा x अपॉन टी, और इधर भी क्या आ जाएगा x अपॉन टी। तो देख लो जो रिएक्टेंट का जो रेट था वो किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट के बराबर आ गया। ये कब होगा, जब आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे हो, समान हो। लेकिन जरूरी थोड़ी हर रिएक्शन में समान हो, समान नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, उनको समान करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखना भाई, यहां पर ये रिएक्शन अपन ने लिख ली। अब इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, यही लिखेंगे अपन भाई। रेट रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। माइनस ये भी बताता है कि भाई एक ही कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, ये भी बताता है। और ये एक काम और करता है कि रेट आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, तो लास्ट में आप देखते हो तो रेट आपकी पॉजिटिव में आ जाती है। ये दो काम आपके माइनस साइन यहां पर करेगा, ठीक है। तो यहां अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन लिखूं तो फाइनल कितनी है भाई, फाइनल कितनी है 80, और 80 बराबर क्या है, A0 माइनस 3x, यही है भाई। तो फाइनल में अगर लिखूं तो 80, इनिशियल कितनी है A0, ठीक है, अपॉन क्या लिखूंगा, डेल्टा टी, ठीक है। इसकी फाइनल कितनी है 5x, इनिशियल कितनी है, माइनस 0 करता है तो 0 करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, तो T माइनस 0, T माइनस 0 का मतलब T ही होगा, ठीक है, यहां भी T होगा, ठीक है। अब अगर मैं AT की वैल्यू रखूं तो AT की वैल्यू क्या है, A0 माइनस 3x माइनस A0 अपॉन टी, और यहां क्या रखोगे 5x अपॉन टी, ठीक है। तो A0 से क्या कट जाएगा, A0 कट जाएगा भाई। यहां पर क्या बचा आपका, माइनस का 3x, और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है ही, तो माइनस माइनस का हम एंड में कर देंगे, माइनस का 3x अपॉन टी, और इधर क्या बचा है 5x अपॉन टी। तो यहां पर अगर मैं माइनस का गुणा करूंगा तो 3x अपॉन टी आ जाएगा, और यहां क्या कर दूंगा 5x अपॉन टी। अब यहां देखो भाई, क्या यहां रेट समान आई, नहीं आई। तो आपको पता है कि पूरी रिएक्शन में जो एवरेज जो आपकी रेट है वो तो इक्वल ही रहती है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस को आप चेक करते हो, तो आपको रेट को समान करने के लिए अब हमारे पास क्या हथकंडा है भाई, हम समान कैसे कर सकते हैं। हम समान ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसमें 3 का भाग लगा दें और अगर इसमें हम 5 का भाग लगा दें तो आपकी रेट जो है वो समान आ जाएगी। तो अगर मैं इसमें 3 का भाग लगा दूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, x बाई टी आ जाएगा। और अगर मैं इसमें 5 का भाग लगा दूं तो ये कितना आ जाएगा, x बाई टी आ जाएगा। और अब इस कंडीशन में आपको पता है कि जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है उनकी जो रेट है वो कैसी हो चुकी है, समान हो चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ा, यहां पर भाग लगाना पड़ा। किसका भाग लगाना पड़ा, 3 का, और यहां किसका भाग लगाना पड़ा, 5 का। तो यही बात अब आपको समझाने के लिए कंक्लूजन लास्ट में क्या याद रखोगे कि अगर आपके पास कोफिशिएंट आपके पास समान नहीं है, जो रस समीकरण मितीय गुणांक है वो आपके पास समान नहीं है, कैसे हैं, असमान, तो उनका क्या लगाना है भाई, उनका भाग लगा देना है, उनका भाग लगा देना है। समझ गए बात को। यानी अगर मैं इसका जब रेट लिखूंगा
तो मैं वहां 3 का भाग लगाऊंगा और इसका जब मैं रेट लिखूंगा तो वहां पर 5 का भाग लगाऊंगा। और संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अगर मुझे अभिक्रिया का वेग निकालना है तो मैं किसी भी एक का चेक कर लूंगा, क्योंकि जो एक का होगा वही किसका होगा, दूसरे का। ठीक है ना। देखो हम बीच में किसका साइन लगाते हैं भाई, इक्वल का साइन लगाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सारी बातें समझ गए। आप चाहो तो समझने के लिए इसको लिख सकते हो, बाकी मैं एक आपको पर्टिकुलर एग्जाम देके चीजों को समझा देता हूं। ठीक है, लिख लो भाई, मिटा दूं इसको, जस्ट आपके समझने के लिए था। काम की लाइन बस ये है, जब आपके सामने असमान कोफिशिएंट है तो उन कोफिशिएंट का आप भाग लगा दोगे। ठीक है, जब भी आप रेट का फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए साइन कैसा लगाना है, माइनस, और प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा भाई, प्लस। ये दो बातें आपको याद में रखनी है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं, उनसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखना, 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखना भाई, अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या लिखना है भाई, अभिक्रिया का वेग लिखना है। आपकी बुक का ये एग्जांपल है 2a, और क्या बना रहा है ये c प्लस डी बना रहा है। ठीक है ना। अब आपको b प्लस सी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2a और ये क्या बना रहा है, b प्लस सी बना रहा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए रेट क्या लिखूंगा भाई, इसके लिए मैं रेट ये लिखूंगा, इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होगा भाई, आपको पता है अगर कोफिशिएंट आपके अलग अलग हैं तो उसको क्या कर दोगे, बटे में कर दोगे। ठीक है, तो मैं इसको बटे में कर देता हूं, 1/2 क्या आएगा, अब क्या आएगा, a के विलुप्त होने की दर। ठीक है, a के विलुप्त होने की दर, a के विलुप्त होने की दर, क्योंकि a यहां से धीरे धीरे क्या होगा भाई, गायब होगा। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो जो प्रोडक्ट का जो रेट है उससे रिएक्टेंट का रेट कैसा आ रहा है, दुगना आ रहा है भाई। आगे 2 लगाए ना, तो हम इसको कैसे देखेंगे कि a के जो विलुप्त होने की दर है वो आपके किसके बराबर होगी भाई, b के बनने के बराबर होगी, b के बनने की दर के बराबर होगी। और किसके बराबर होगी, और आपका सी भी बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, तो सी के बनने की दर के बराबर होगी, सी के बनने की दर के बराबर होगी। ठीक है, ये कहानी आपकी होगी। और हमको आपको पता है कोफिशिएंट समान करना है, तो जो अलग है उसका हम क्या लगा देते हैं, भाग। अब विलुप्त तो होने की दर का मतलब ही गायब होना, मतलब आपका साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस। विलुप्त का मतलब ही समझ जाना, माइनस लगाना है आपको। ठीक है, तो माइनस 1/2, क्योंकि रिएक्टेंट है, साइन आएगा माइनस। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे अपन, बराबर, ये प्रोडक्ट है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस का लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इसके लिए क्या लिखोगे, डेल्टा सी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यही लिखोगे भाई। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इसका खुद से लिख के बताओ। ये भी आपकी बुक का एग्जांपल है। ठीक है, देखना भाई, एग्जांपल है आपका 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, और ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है भाई, 3Br2, साथ में क्या बना रहा है आपका 3H2O, 3 जल के मॉलिक्यूल। ठीक है, पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल। इसके लिए आपको क्या लिखनी है भाई, रेट लिखनी है। तो आपको पता है इसके लिए अगर मैं रेट लिखूंगा तो इसकी रेट कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, Br माइनस के विलुप्त होने की दर, BrO3 माइनस के विलुप्त होने की दर बराबर होगी किसके, H प्लस आयन के विलुप्त होने की दर के। ये भी बराबर होगा किससे, Br2 के बनने की दर से। ये भी बराबर होगा किससे, H2O के बनने की दर से। यहां जो आ रहा है उसमें बनने की दर, रिएक्टेंट में जो आ रहा है विलुप्त होने की दर। अब मैं आपको एक स्टेप हटा के यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं। तो इसके लिए मुझे पता है कि रिएक्टेंट है तो साइन कैसा लगाना है, माइनस, और जो गुणांक है उसको हम बटे में लिखेंगे। तो -1/5, और फिर क्या लिखोगे, डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा टी, यही लिखोगे। इसी तरीके से अगर हम आगे और लिखें तो क्या लिखोगे, बराबर, रिएक्टेंट है तो साइन माइनस का, डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा टी, फिर क्या लगाओगे, बराबर, और आपको पता है ये भी रिएक्टेंट है तो साइन कैसा, माइनस का, तो डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी, और ये प्रोडक्ट आ गया तो साइन कैसा आएगा, प्लस का। और आपको पता है कि जो कोफिशिएंट है वो कहां चला जाएगा, बटे में, तो प्लस के 1/3। अब प्लस को नहीं लगाओ तो भी आपको पता ही है प्लस ही है भाई। ठीक है ना, फिर क्या लिखोगे, डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी, और इसके बाद ये भी आपका प्रोडक्ट है तो साइन वही प्लस का, कोफिशिएंट को बटे में लिख देंगे। फिर क्या आएगा, डेल्टा
H2O अपॉन डेल्टा टी। समझ गए? तो इस तरीके से आपको लिखना है भाई कोफिशिएंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का रिलेशन। ठीक है, लिख लो भाई इन सारी बातों को, ये आपके लिए फाइनल काम की चीज है। ठीक है, लिख लो, कर लोगे भाई। कोई भी एग्जाम्पल मिले आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो। सिर्फ दो बात याद रखनी है, जो गुणांक होगा उसको बटे में लगाओगे, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन और प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन। बस यहां पर आपको ये दो बातें याद रखनी है और आप किसी के भी बीच में रिलेशन यहां पर लिख दोगे, कोई सा भी आपको रिएक्शन दे रखा हो। ठीक है, अब देखो कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन, देखना भाई ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाता हूं, एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप पहले खुद से करोगे, नहीं आता है देन आप उसका सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स का जो आपके अंदर से डर है वो नहीं जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करो इतनी प्रैक्टिस करो कि सारा जो आपका डर है अंदर का वो आपका निकल जाए। ठीक है ना भाई, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। देखो भाई क्वेश्चन देखना, एक आपको रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन कौन सी दे रखी है, देखो एक रिएक्शन x प्लस y और ये आपके लिए प्रोडक्ट बना रही है 2z। अभिक्रिया हेतु x के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पाई गई। ठीक है, कोई रिएक्शन है पर्टिकुलर जिसमें जो x के विलुप्त होने की दर है वो ये पाई गई। ठीक है, और पूछ क्या रहा है आपसे, y के विलुप्त होने की दर बताइए, y के विलुप्त होने की दर बताइए। और क्या पूछ रहा है, z के बनने की दर बताइए, z के बनने की दर बताइए। ठीक है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, उसमें होगा क्या, आपको एक अभिकारक या उत्पाद के लिए तो उसने रेट दे रखी होगी और आपसे बाकियों के लिए पूछेगा कि भाई इसकी रेट तो ये रही, अब इसके लिए मुझे बताओ इसके बनने की दर क्या है, इसके विलुप्त होने की दर क्या है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको रिलेशन लिखना है जो अभी अभी हमने लिखा था। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए रिलेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इस अभिक्रिया से x भाई गायब होगा, y भी आपका गायब होगा, विलुप्त होगा और z आपका बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, x के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर ये किसके बराबर होगी बताओ, किसके बराबर होगी, y के विलुप्त होने की दर के, क्योंकि y भी रिएक्टेंट है तो विलुप्त होगा। ये बराबर होगी y के विलुप्त होने की दर के, y के विलुप्त होने की दर। और ये किसके बराबर होगा, ये आपका होगा z के बनने की दर के बराबर। लेकिन आपको पता है z में कोफिशिएंट आ रहा है आपका, तो उसको क्या कर दोगे आप, बटे में लिख दोगे। तो क्या लिखोगे, 1/2 z के बनने की दर। ठीक है, z के बनने की दर। अब याद रहे वो आपसे क्या पूछ रहा है, y के विलुप्त होने की दर, यानी y के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, और z के बनने की दर यानी इसको पूछ रहा है z के बनने की दर को। ठीक है ना, ध्यान देना किस तरीके से करूंगा, इस एक एग्जांपल से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको अगर मैं इसको लिखूं x के विलुप्त होने की दर को, तो क्या लिखूंगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, और ये बराबर होगा माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी के, क्योंकि y भी आपका रिएक्टेंट है तो साइन कैसे लगेंगे, माइनस, बराबर आपका z कैसा है, प्रोडक्ट, तो साइन कैसा आ जाएगा, प्लस का, यानी डेल z अपॉन डेल टी। यही होगा भाई, यही कहानी होगी। ठीक है, चलो ये तो हमने रेट लिख दिया। ठीक है, अब हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, कि जो आपके x के विलुप्त होने की दर है, यानी जो इसका मान है, x के जो विलुप्त होने की दर का जो मान है वो कितना है, 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही मान दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, x के विलुप्त होने की दर, और x के विलुप्त होने की दर ये थी और इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमको पता है जो इसका मान होगा वही तो इसका मान होगा। हमको जब रिलेशन हमने लिखा तो हमें पता चल गया कि जो इसका मान है वही किसका मान होगा, y का, यानी जो x के विलुप्त होने की दर है वही सेम टू सेम किसकी होगी, y के विलुप्त होने की दर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ये किसके बराबर है, माइनस डेल्टा y
अपॉन डेल्टा टी के। अतः y के जो विलुप्त होने की दर है, अतः जो y के विलुप्त होने की दर है, अतः y के विलुप्त होने की दर, y के विलुप्त होने की दर किसके बराबर होगी भाई? 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के बराबर होगी। अब भाई y की तो हमने निकाल ली, अब हमें किसकी निकालनी है? z के बनने की दर निकालनी है। तो हमें पता है कि जो z के बनने की दर है, यानी ये जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? z के बनने की दर को। तो जो z के बनने की दर है वो किसके बराबर है? आपका माइनस डेल वाई अपॉन डेल टी के, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में आपका कोफिशिएंट भी बीच में आ रहा है, तो देखो ये क्या रोल निभाएगा देखते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः देखो माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर है? 1/2 डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। अब हमें डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जेड के बनने की दर को ये कोफिशिएंट नहीं बता रहा, आपको कौन बता रहा है? केवल डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। तो हमें इसका मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 को ऊपर भेज देंगे भाई, 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अब देखो इसी इक्वेशन से मैं क्या लिख रहा हूं? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। और ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है आपको जेड के बनने की दर को। ये किसको बता रहा है? जेड के बनने की दर को। और यहां पर आपको पता है ऊपर गुणा किसका हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, यही लिखूंगा। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी का मान मुझे पता है कितना है? 10⁻³ तो इसकी जगह मैं मान रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी z के बनने की दर तो ये आई, y के विलुप्त होने की दर ये आई, और x के विलुप्त होने की दर आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। आगे वही बात समझ में? लिख लो पहले इसको, फिर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लिखो इसको फटाफट, लिख लोगे? चलें आगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा कोफिशिएंट में आप गड़बड़ी कर सकते हो, तो मैंने आपको साफ साफ इस वजह से ब्रैकेट में लिखा है भाई। z के बनने की दर पूछ रहा है, मतलब डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी पूछ रहा है। y के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी को पूछ रहा है। x के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, कहने का मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी को पूछ रहा है। कोफिशिएंट का तो आप देख लो, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको कहां करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पहले खुद से करने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा तो आप देखोगे, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखना। इस तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं भैया आपको। अगर सामान्य सी कैलकुलेशन दी तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा। थोड़ा अगर आपको लेंथी कैलकुलेशन दी या आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया तो आपको 2 नंबर तक का भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। देखना भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 2। एक रिएक्शन दे रहा हूं A + 2B और प्रोडक्ट बना रहा है 2C, ठीक है ना। 2C नहीं, इसको कर देते हैं हम 3C। प्रोडक्ट क्या बना रहा है? 3C। अभिक्रिया हेतु किसी क्षण कोई पर्टिकुलर आपके मूवमेंट पर C के बनने की दर को आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। किसी क्षण C के बनने की दर कितनी दे रखी है? 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो उसी क्षण पर A व B के विलुप्त होने की दर बताइए। A व B के विलुप्त होने की दर बताइए, ठीक है। देखना भाई इस क्वेश्चन को। अब करना क्या है आपको, यहां पर आपको यह करना है कि सबसे पहले तो इसके लिए आप जो अभी हमने रिलेशन लिखा था रस समीकरण मिति और किसमें, अभिक्रिया के वेग में, उस रिलेशन को पहले लिखोगे। दूसरी बात, आपको यहां पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्षण की बात कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम। तो आपको पता है कौन सी रेट लगाओगे? तात्क्षणिक। और तात्क्षणिक में हमने क्या किया था भाई? डेल्टा नहीं लगाया था, क्योंकि डेल्टा एक बड़ा परिवर्तन था। तात्क्षणिक उसी मूवमेंट पर होता है, वहां पर हम क्या करते हैं? डीसी अपॉन डीटी लगाते हैं। तो हम फर्क इतना सा करेंगे, केवल जहां हमने डेल्टा लगाया वहां हम डीसी अपॉन डीटी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसके लिए आंसर लिखूं तो आंसर क्या लिखेंगे अपन कि ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर ये किसके बराबर होगी बताओ? विलुप्त होने की दर। और आपको देखते ही रिएक्शन को पता चल रहा है ये बराबर होगी किसके? 1/2 बी के विलुप्त होने की दर के, बी के
विलुप्त होने की दर के। और ये किसके बराबर होगा बताओ? ये बराबर होगा किसके? 1/3 सी के बनने की दर के। सी के बनने की दर के ये बराबर होगा। ये आपने रेट लिख दी भाई, ये आपने रेट का फॉर्मूला लिख दिया सबके लिए। अब हमको पता है विलुप्त होने की दर लिखनी है, तो जहां भी विलुप्त आ गया साइन आएगा माइनस, रिएक्टेंट के लिए साइन आएगा माइनस। अब हम क्या लिखेंगे? dA/dt, क्योंकि तात्क्षणिक वेग किसी भी क्षण की पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो dC/dt लिखेंगे, ठीक है। बराबर ये भी रिएक्टेंट है, क्या लिखेंगे? -1/2 dB/dt, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए? प्लस का 1/3 dC/dt, यही लिखेंगे भाई। लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, क्या दे रखा है भाई? तो पहले उसको लिख लो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको? सी के बनने की दर दे रखी है, यानी dC/dt हमको दे रखा है। सी के बनने की दर हमको दे रखी है। सी के बनने की दर आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10⁻⁻² मोल सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपको दे रखी है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है कि यहां से आपको एक वैल्यू को उठाकर दूसरे की वैल्यू चेक करनी है। यही मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक की रेट आपको दे देगा और बाकी के लिए पूछेगा। जैसे ए की दे देता आपसे तो पूछा बी के बनने की दर बताओ, सी के बनने की दर बताओ। अब उसने सी की दे दी और पूछ रहा है ए और बी के विलुप्त होने की दर बताओ, ठीक है। समझ के बात को कैसे निकालेंगे देखना भाई। तो हम कह सकते हैं क्या? हम ये कह सकते हैं कि आपका जो dC/dt होगा, dA/dt जो होगा, जो ए के जो विलुप्त होने की दर है वो बराबर है किसके? 1/3 dC/dt के। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो चलो भाई, लाइट भी आ गई आपकी दया से, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको पता है कि 1/3 आपको दे रखा है, तो 1/3 आपने लिख ही दिया। और dC/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10⁻⁻²। तो आपने गुणा कर दिया किससे? 10⁻⁻² से, ठीक है। तो गुणा कर दो आप, तो 1 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.33 आ जाएगा भाई। 0.33 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। समझ गए? अब आपको मैंने बताया था कि डेसिमल को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखते हैं। और ये बात भी बताई थी कि जब दशमलव आपका दाईं तरफ जाएगा तो वैल्यू किस में आएगी? 10 की पावर नेगेटिव में। और दशमलव तो जब आपका बाईं तरफ जाएगा तो वैल्यू किसकी आएगी? 10 की पावर पॉजिटिव में। तो आप कहां खिसकाओगे इसको? दाईं तरफ खिसका दो भाई। खिसका दिया हमने दाईं तरफ, 3.3 कर दिया। तो एक स्थान खिसकाया हमने, वैल्यू में एक माइनस आएगा, यानी -2 से अब क्या हो जाएगा? -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है माइंड में तो ज्यादा आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 0.33 भी आपने लिखा है तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन ये छोटी मोटी बातें भाई, इसको तो अपन आराम से याद रख सकते हैं, कर सकते हैं इस चीज को बढ़िया से, ठीक है। और आगे देखो, अब हमने निकाल लिया भाई ए के हमने बनने की दर, सॉरी विलुप्त होने की दर निकाल ली। ए के विलुप्त होने की दर हमने निकाल ली, विलुप्त होने की दर ये हमने निकाल ली। अब हमको और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? देखो एक बार, बी के विलुप्त होने की दर भी निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं। और बी के विलुप्त होने की दर क्या है? देख लो, -1/2 dB/dt। तो आपको अब इसमें इसका मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है हमको। तो ये भी बराबर है क्या? किसके? ये वाला स्टेंजा भी आपको, ये वाला जो पैरा है ये भी बराबर है इसके, तो इसके बराबर रख दो 1/3 dC/dt के, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लूं मैं। अगर मुझे इसी का मान चाहिए, बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर मुझे केवल इसका मान चाहिए, तो 2 का मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं भाई, -dB/dt। और ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये है आपके बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर। और ये किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर आएगा? आपका 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2/3। और dC/dt का मान हमको पता है, dC/dt का मान कितना है? 10⁻⁻²। तो आप जब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो 0.66 × 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसको चेंज भी करना चाहोगे तो 6.6 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। लिख लो भाई, सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। लिखो इन चीजों को, लिख लिया।
कर लोगे, समझ गए ना भाई इस टाइप के क्वेश्चन। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। इनकी एक्सरसाइज करना घर से, रफ में एक बार पेज से अलग से खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।